नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है लक्जमबर्ग। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर लक्जमबर्ग क्यों चर्चा में है और फिर इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर मानचित्र के माध्यम से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज में होने के पीछे जो कारण है वो पहले हम बात करेंगे। भारत का रुख करेगी पूरी दुनिया। देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये बात खास तौर पे कही है। जो जयशंकर हैं इन दिनों लक्जमबर्ग के दौरे पर हैं और वहीं पर उन्होंने ऐसी बातें कही और इसी कारण से देखेंगे तो भारतीय विदेश मंत्री का जो दौरा है ये बड़ा चर्चा में है, क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं ये 6 दिनों की विदेशी दौरे पर लक्जमबर्ग गए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने लक्जमबर्ग के जो प्रधानमंत्री हैं ल्यूक जो फ्रीडेन, उनके साथ मुलाकात की और ये जो दौरा है भारतीय विदेश मंत्री का ऐसे समय हो रहा है जब भारत यूरोप के जो भी संबंध है, जो रिलेशनशिप है वो बड़े तेजी से मजबूत हो रहे हैं। और इसके साथ ही देखें तो जो अमेरिका है, अमेरिका से जो भी रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो इस मुलाकात के दौरान दोनों देश के जो नेता हैं उनके बीच में कई सारे मुद्दों पर बात हुई। खासतौर पे देखें जो भी वित्तीय सेवाएं हैं, फिनेंशियल जो सर्विसेज हैं, जो इन्वेस्टमेंट है या जो प्रौद्योगिकी है, उन क्षेत्रों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर बात हुई। मुलाकात के दौरान जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने लक्जमबर्ग के पीएम ल्यूक फ्रीडेन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विशेष शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही भारत और यूरोप के बीच में या भारतीय यूरोपीय जो संघ है उसके मजबूत होते रिश्ते के समर्थन के लिए प्रतिबद्धता और धन्यवाद दोनों जताया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि देश के विदेश मंत्री की जो यात्रा है ये बड़ा चर्चा में है। और सबसे खास बात है कि इस समय पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन दिनों करीब सभी जो पावर्स हैं वो युद्ध में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, ताइवान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या रूस की बात करें, यानी दुनिया के सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो तनाव की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पे जैसे अमेरिका, ईरान, ताइवान, अफगानिस्तान, चीन जैसे जो क्षेत्र है, तमाम देश जो है अपनी आंतरिक और बाहरी जो संघर्ष है उससे जूझ रहे हैं। और इसी बीच में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो दौरा है और इस दौरे पर उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने यानी कि जयशंकर ने ये कहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कई सारी जो बातें हैं वो कही हैं, जिसमें जयशंकर ने कहा कि जब विभिन्न देशों में बड़ी समस्याएं आती हैं तो उनसे निपटने की जो क्षमता है उनमें नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से वे जो देश हैं उन देशों की तरफ अपनी निगाहें रखते हैं जो इस तरह की समस्याओं को निपटाने में सक्षम है। हालांकि विश्वास तब और बढ़ता जाता है जब इस तरह के मामलों में जो भरोसे जैसा जो एक शब्द है वो महत्वपूर्ण तौर पे होता है। और इस संदर्भ में जो विदेश मंत्री हैं उनका जो इंडिकेशन है वो भारत की तरफ था। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने खास तौर पे लक्जमबर्ग के दौरे पर कहा कि दुनिया का जो विश्वास है कई वर्षों के अनुभव से उपजा है। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 वर्ष में ये विश्वास भारत के प्रति उभरा है और ये स्वतः उत्पन्न हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे उदाहरण उन्होंने दिया कि जब कोविड का समय था तो लगभग भारत के सभी जो पड़ोसी देश हैं वो कोविड वैक्सीन के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की तरफ देख रहे थे, लेकिन उस समय भारत ने ही उन सब की मदद की। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो इस तरह की जो बातें हैं ये बड़ा चर्चा में है। इसके अलावा देखें जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने हाल के जो घटनाक्रम है, जैसे बात करेंगे कि अभी वेनेजुएला में विदेश मंत्री ने ये कहा कि वेनेजुएला की जो स्थिति है उस पर भारत चिंतित है और हम सभी पक्षों से एक तरह से कह सकते हैं कि बैठकर बातचीत के माध्यम से समस्या के समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में अन्य देशों की जो सलाह है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये चर्चा में है। दूसरी बात करें तो इसमें जो लक्जमबर्ग है, लक्जमबर्ग में जो भारतीय विदेश मंत्री का दौरा है, अब इसमें जो लक्जमबर्ग है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये है कहाँ, इसकी सीमाएं किन देशों से लगती हैं,
इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है, ये देश कैसा दिखता है, इसकी उच्चावच विशेषताएं कैसी है, यहाँ पर कौन से नदी झील है, यहाँ पर आर्थिक विशेषताएं कैसी है। तो ये सारे जो पहलू है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले हम देखेंगे इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो ये यहीं पर आपको लग्जमबर्ग देखने को मिलेगा। इधर देखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में आप जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए जो प्राइम मेरिडियन लाइन है इसके ये पूरब में अवस्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, अक्षांश और देशांतर, वो आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए कि एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर ये चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ देश है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो देश है ये क्या है, ये लैंड से घिरा हुआ है, यानी लैंड क्या है, ये लॉक्ड कंट्री है, यानी कि भू आबद्ध या स्थलबद्ध ये देश कहा जा सकता है। तो ये भी एक आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। इसके थोड़ा सा बड़े मैप पे आते हैं। देखिए ये लग्जमबर्ग है, और लग्जमबर्ग की अगर हम सीमा की बात करें कि लग्जमबर्ग की जो सीमा है वो किन दो देशों से लगती है, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण दो देश जो हो जाएंगे, एक तो आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम, और दूसरी तरफ जो देश देखने को मिलेगा वो जर्मनी। ये दो महत्वपूर्ण देश हैं जिससे क्या करता है, जो लग्जमबर्ग है ये अपनी सीमा साझा करता है। इधर आप देखेंगे तो कौन सा देश देखने को मिलेगा, बेल्जियम। तो बेल्जियम, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जर्मनी से क्या करता है, ये अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। तो ये हो गया कि इसके सीमावर्ती जो राष्ट्र हैं वो कौन से हैं। इसके मैप से ही आप समझ सकते हैं कि यूरोप में बड़ा ही छोटा सा ये देश है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल बड़ा ही कम है, ये छोटा सा यूरोप का कह सकते हैं कि एक बड़ा ही छोटा देश है। क्यों देश है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा ही कम है। आप देखिए इसका क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं कि केवल 2586 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ एक छोटा सा भू आबद्ध देश है। और इस देश में आप जाएंगे तो घने हरे भरे जो जंगल हैं, लहरदार जो पहाड़ियां हैं, निचली पहाड़ों से ढका हुआ ये पूरा जो देश है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी बेसिक जो विशेषताएं हैं वो हमने देख ली। थोड़ा सा इसके अगर हम उच्चावच की बात करेंगे कि जो लग्जमबर्ग है इसमें अगर हम रिलीफ की बात करें, उच्चावच की बात करें, तो इसके भौगोलिक क्षेत्र को, जो लग्जमबर्ग है इसका जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। देश का सबसे उत्तरी भाग ये वाला देखिए, ये वाला पहला क्षेत्र है, ये उत्तर में अवस्थित है। ओसलिंग आप देख सकते हैं, उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिल सकता है। ये क्या है, ये सबसे उत्तर में अवस्थित महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। और बेल्जियम से देखेंगे कि यहाँ इधर से पूरा ये फैला हुआ, इधर आप आएंगे तो इसका लगभग आधा से अधिक जो क्षेत्र है, ऑर्डेनेस का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो बेल्जियम से लेकर आप देखेंगे दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पर जो दूसरा पठारी जो ऑर्डेनेस क्षेत्र है, यहाँ के पठारी क्षेत्र तक इसका जो विस्तार है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये उत्तर में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो लग्जमबर्ग में उत्तरी भाग खास तौर पे देखेंगे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, एक तरह से पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। दूसरे स्तर पे देखेंगे तो यहाँ पर घने जो जंगल हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है दक्षिण की तुलना में आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत अधिक जंगली कह सकते हैं, पर्वतीय कह सकते हैं, पठारी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये ऊबड़ खाबड़ वाला जो भूमि है वो भी कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत ये समतल नहीं है दक्षिण की तुलना में। तो ये इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देख ली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर पूरे क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तरी जो क्षेत्र है, जो ओसलिंग वाला जो क्षेत्र हम बता रहे हैं, पूरी तरह से उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। और इसकी जो भूमि है उसमें मिट्टी की जो संरचना है, मिट्टी की जो बनावट है
वो बहुत अच्छी नहीं है। और इसी कारण से देखेंगे तो इधर वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ की जो मृदा है, जो सॉइल है, ये क्या है, आप देखेंगे कि बहुत उत्पादक नहीं है, फर्टाइल नहीं है। तो ये जो सॉइल है ये क्या है, अनफर्टाइल है, अन उत्पादक कह सकते हैं कि उत्तर वाली भूमि मानी जाती है। और बेल्जियम के साथ उत्तरी सीमा को पार करते हुए जैसे थोड़ा सा नीचे हम कम पहाड़ी वाले क्षेत्र में आते हैं, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये खास तौर पे आप देखेंगे मैप में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, दूसरा जो इसका क्षेत्र होता है, जैसे पहला हमने ओसलिंग वाला क्षेत्र देख लिया, दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ पर गटलैंड वाला जो क्षेत्र है, ये आपको खास तौर पे इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये आप कह सकते हैं कि ये गॉटलैंड के तौर पे इस पूरे लग्जमबर्ग में फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। और दक्षिणी जो क्षेत्र है, ये सामान्य तौर पे देखेंगे उत्तर की तुलना में क्या है, ये उपजाऊ है, ये क्या है, ये फर्टाइल है। और यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं, उनसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये समृद्ध है। तो उत्तर की तुलना में दक्षिण वाला जो क्षेत्र है अपेक्षाकृत कह सकते हैं कम पर्वतीय पठारी, उबड़ खाबड़ और अधिक कह सकते हैं कि उत्पादक है। यहाँ पर जीवनदायी कई सारी जो नदियां हैं उनका प्रवाह आपको देखने को मिल सकता है। दो तीन बातें और हैं, उत्तर में जो ऑर्डिनेंस पर्वतमाला है और इसका जो विस्तार है आप देख सकते हैं दूर तक दक्षिण तक फैला हुआ है। और पश्चिम यूरोप के मध्य में स्थित एक विकसित वन क्षेत्र के तौर पे ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे ऊंचा जो स्थल है यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो लग्जमबर्ग के सबसे उत्तर में जाएंगे तो यहीं पर लग्जमबर्ग का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बर्ग प्लाज है, ये जो स्थान है ये लग्जमबर्ग में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थान माना जाता है। ये पश्चिम यूरोप के मध्य में स्थित एक विकसित पूरा वन क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे जो निचले स्थान है वो आपको वसेराविलिंग और स्वरे जो मोसले नदियाँ हैं उनके संगम पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण जो लेक है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लग्जमबर्ग के अगर पश्चिम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहीं पर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो हाउट श्योर जो लेक है, ये जो झील है यहाँ के लिए एक बड़ा जल स्रोत का कह सकते हैं माध्यम मानी जाती है, जो पश्चिमी लग्जमबर्ग में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ कई सारी जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जैसे अल्जेट है, ईस है, मोसेल है, आवर है, इस तरह के जो भी श्योर है, ये सारी नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसको मैप पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर देखने को मिलती है। कई सारी झीलें हैं जिसमें ये हमने जो झील बताई ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है लग्जमबर्ग की। तो ये जो झील है हाउट श्योर, ये लग्जमबर्ग की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ इधर से आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नदी है, इस है मैमर है, इधर अल्जेट नदी है। अल्जेट की विशेषता क्या है, क्योंकि जो राजधानी है जो लग्जमबर्ग की है वो इसी और दूसरे तरफ से आने वाली नदी के संगम पर ही लग्जमबर्ग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इन नदियों के बारे में आपसे पूछ सकता है। राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो छोटा सा संप्रभु राष्ट्र है, 2586 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ क्षेत्र है। और आप देखेंगे तो यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 6,26,108 की है और यूरोप के सबसे कम आबादी वाले देश के तौर पे ये जाना जाता है। दक्षिणी जो लग्जमबर्ग है यानी साउथ वाला जो इसका पार्ट है, खास तौर पे देखेंगे जो कि हमने बताया कि यहाँ पर दो जो, एक तो इधर से ये नदी आ रही है, अल्जेट नदी आ रही है, दूसरे से पेट्रोस आ रही है। इन दोनों नदियों के संगम पर ही आपको महत्वपूर्ण तौर पे इसकी जो राजधानी है वो लग्जमबर्ग देखने को मिलती है। तो इसकी जो राजधानी है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पूछ लेता है कि आखिर किन दो नदियों के संगम पे लग्जमबर्ग की जो राजधानी है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कैपिटल है, जो कैपिटल है वो दो नदियाँ कौन कौन सी, पहली जो नदी है वो अल्जेट है, अल्जेट नदी,
और दूसरी जो नदी है यहाँ पर पेट्रस नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर ही क्या है कि जो राजधानी है जिसे लग्जमबर्ग कहते हैं, तो लग्जमबर्ग देश की राजधानी भी लग्जमबर्ग है। तो ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और जो राजधानी क्षेत्र है लग्जमबर्ग में देखेंगे तो ये जो लग्जमबर्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये लग्जमबर्ग का सबसे बड़ा शहर है, सबसे लार्जेस्ट सिटी है, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पे भी ये जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आबादी है वो पूरे देश में सबसे अधिक है। ये सबसे बड़ा क्या है, ये शहर है, पूरे देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, इसके अलावा सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। तो आप समझ सकते हैं कि लग्जमबर्ग में जो राजधानी क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमने इसके राजधानी के बारे में देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इधर जर्मनी है, इधर लग्जमबर्ग है, उधर बेल्जियम है। तो यहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं उनको आप देख सकते हैं कि अलग अलग कौन से रूट्स डेवलप हुए हैं बाकी क्षेत्रों में आवागमन के, उसके बारे में ये मैप दिया गया। अगर थोड़ा सा हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे कि लग्जमबर्ग का, तो यहाँ की जलवायु बड़ी ही अच्छी है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन उत्तर के क्षेत्र की बात करेंगे तो अपेक्षाकृत साउथ की तुलना में देखेंगे तो वो अधिक ठंडा है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का जो तापमान है वो दक्षिण की तुलना में क्या है, ये कम है। और वर्षा भी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन अधिक होती है। तो इस कारण से आप देखेंगे तो यहाँ पर आर्द्र एक तरह से मौसम आपको देखने को मिलेगा। लग्जमबर्ग शहर में औसतन तापमान जनवरी में लगभग 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर जुलाई में लगभग ये 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। लेकिन ओसलिंग में ये दोनों चरम सीमाएं थोड़ा कम होती है। यानी ये वाला जो ओसलिंग वाला उत्तर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो जो तापमान है बढ़ने की और कम रहने की वो साउथ की तुलना में कम देखने को मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इधर जो वर्षा की मात्रा है वो भी उत्तर में दक्षिण की तुलना में अधिक होती है। तो ये यहाँ के क्लाइमेट के बारे में हमने देख लिया। जो भी जलवायु है उसके संदर्भ में जो भी वेरिएशन है उसको आप देख सकते हैं कि औसतम अधिकतम तापमान किस महीने में होता है, दैनिक औसत जो तापमान है वो किस महीने में होता है, औसत न्यूनतम जो तापमान है वो किस महीने में होता है, और औसत वर्षा मिलीमीटर में कितनी किस महीने में होती है, इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। लग्जमबर्ग जो भी रिलीजियस कह सकते हैं कि वहाँ पर स्ट्रक्चर है जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, नान और अदर यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो संख्या है लोगों की जिस धर्म के मानने वालों की वो क्रिश्चियन है। उसके बाद आप देखेंगे तो अदर्स हैं, मुस्लिम की संख्या लगभग 2.3% है। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे जो भी लग्जमबर्ग है एथनिक जो कंपोजिशन है, यहाँ पर जो लग्जमबर्ग के मूल निवासी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, लगभग 53.0% है। उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिल रही है वो क्या है कि अदर्स की है। और उसके बाद आप देखिए तो पुर्तगीज की संख्या लगभग 13.2 है। फिर आप देखेंगे तो अलग अलग जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्बन और अगर रूरल क्षेत्र की बात करेंगे तो अपेक्षाकृत क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्बन जो रीजन है उसकी जो मात्रा है वो अधिक है, केवल 7.6% जो एरियाज हैं वो क्या है, वो रूरल है। यानी लग्जमबर्ग में आप देखेंगे 92.4% यानी लगभग 92.4% जो क्षेत्र है वो अर्बन है। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि देश जो है वो शहरीकृत है। तो इस मामले में ये क्या है, एक आधुनिक देश के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा देखें तो जो भी लग्जमबर्ग में एज ब्रेकडाउन है उसको भी आप देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात देखिए जो भी इकोनॉमी है लग्जमबर्ग की, ये लग्जमबर्ग की जो अर्थव्यवस्था यूरोप के शेष भागों से अपने जो भी रिलेशनशिप हैं उन पर ये खास तौर पे डिपेंड है, क्योंकि एरिया 2586 वर्ग किलोमीटर बड़ा ही छोटा सा है। और यहाँ पर आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो इस देश में इस तरह का अब कोई संसाधन बड़ा नहीं बचा है जिस कारण से ये सेल्फ डिपेंड हो। लग्जमबर्ग की जो समृद्धि है मूल रूप से पहले यहाँ पर लौ और इस्पात जो उद्योग है उस पर आधारित था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती गई। इस कारण से अब इसकी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर नहीं बचा है। लेकिन 21वीं शताब्दी में देखेंगे
तो सूचना जो प्रौद्योगिकी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ट्रेड है, वो लग्जमबर्ग की जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे मूलभूत आधार बना हुआ है। अगर लग्जमबर्ग के कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो देखिए, कृषि संसाधन लग्जमबर्ग में बड़ा ही सीमित है। पहले हमने बताया कि 92.4% जो क्षेत्र है वो शहरीकृत है। पशुधन से जुड़े हुए जो भी उत्पाद हैं उनको छोड़कर बहुत कुछ यहाँ पर है नहीं। देश के कई हिस्सों में देखेंगे उपजाऊ मिट्टी की कमी के कारण भरपूर जो फसल है वो भी नहीं हो पाती है, और इस कारण से आप देखेंगे तो लग्जमबर्ग में एक मिक्स्ड जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पशुपालन और बागवानी जैसे जो क्रियाएं हैं वो खास तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसमें भी देखिए जो दक्षिण वाला क्षेत्र है यहीं पर खास तौर पे आपको जो भी कृषि या बागवानी, पशुपालन जैसे जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर वाला जो ओसलिंग वाला पूरा क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो भी पशुधन है उसके जो भी उप उत्पाद हैं, कृषि उत्पादन का इस समय लग्जमबर्ग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सुअर भेड़ पालन या इनकी तुलना में देखेंगे जो मवेशी पालन है, उस कारण से लग्जमबर्ग महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अनाज फसलें हैं जैसे गेहूँ, जौ, अन्य जो अनाज फसलें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद के तौर पे जाने जाते हैं। इसके बाद जड़ वाली जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो जो मोसेले रिवर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मोसेले रिवर है, इस नदी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो अंगूर का जो उत्पादन है वो खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वाली जो नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो अंगूर का जो उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में होता है, और इस कारण से यहाँ पर अंगूर के जो बागों की संख्या है वो काफ़ी अधिक आपको देखने को मिलेगी। और इसी कारण से यहाँ पर अंगूर की जो बेहतरीन वाइन है उसका उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। अगर हम संसाधनों की बात कर ले कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी संसाधन है, तो कोई अब प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में लग्जमबर्ग में नहीं देखने को मिलेगा। कृषि की स्थिति बहुत समृद्ध नहीं है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो पहले लौह अयस्क है ये लगभग 1980 के दशक में लगभग समाप्त हो चुका है। जल और लकड़ी को छोड़कर यहाँ पर ऊर्जा के कोई पर्याप्त संसाधन नहीं है। कृषि या औद्योगिक विकास के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो लगभग 9 के बराबर हो चुकी हैं। अपनी अधिकांश जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आयात से ही लग्जमबर्ग करता है। इसके अलावा देश की जो नदियां हैं उन नदियों पर बने हुए कई जो बांध हैं उनसे जो भी जल विद्युत है वो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। और परमाणु ऊर्जा जो है ये देश की ऊर्जा के संदर्भ में देखें तो इसका जो योगदान है वो 9 के बराबर है। अगर हम थोड़ा सा विनिर्माण और जो भी ट्रेड है उसके संदर्भ में बात करें लग्जमबर्ग के, तो 20वीं शताब्दी के अंत से लग्जमबर्ग की जो अर्थव्यवस्था है वो देश में जो भी कार्यरत जो विदेशी स्वामित्व वाली जो फैक्ट्रियां हैं, अन्य जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर है। और ये जो फैक्ट्रियां हैं जो बाहर की हैं ये मुख्य रूप से 2-3 सेक्टर से जुड़ी हुई, जैसे मोटर व्हीकल, टायर, केमिकल या जो भी मेट्रोलॉजी है उससे जुड़े हुए सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर हमने बात की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लग्जमबर्ग में मेजर जो इंपोर्ट जो सोर्सेज हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और अन्य देश हैं। अन्य देश में हमारा जो देश है वो भारत भी आ जाता है। तो तेजी से अब धीरे धीरे जो संबंध है वो बना रहा है लग्जमबर्ग दुनिया के अन्य देशों के साथ। जो भी मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनको भी आप देख सकते हैं। जो मेजर अभी तक हैं वो जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, यानी ये सब लगभग इसके पड़ोसी देश हैं। बाकी नीदरलैंड, इटली और अदर में आपका जो देश यानी अपना प्यारा देश भारत भी आ जाता है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने लग्जमबर्ग के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो देख ली कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, और इससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, चाहे वो इसकी अवस्थिति को लेकर हो, इसके अक्षांशीय देशांतरी जो मौजूदगी है उसके दृष्टिकोण से हो, और यहाँ पर जो भी उच्चावच है, यहाँ की जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इसकी जो ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, सारे विषयों पर हमने मानचित्र के माध्यम से एक एक करके संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में जानकारी लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना रखते हैं, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।